पहले बाद बिहार के चुनावी जंग की। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 6 नवंबर को पहला चरण, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार चुनाव सभी चुनावों की जननी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद देश में ये पहला चुनाव है, इसलिए ये काफी अहम होगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने क्या क्या बातें कही, पूरी डिटेल से सब कुछ बता रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, बिहार SIR का काम पूरा करने के बाद अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 6 और 11 नवंबर को बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया को 16 नवंबर तक खत्म कर दिया जाएगा। जो पहला फेज है, जो कि 6 नवंबर को है, वहां पर 121 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे, जबकि जो दूसरा फेज है 11 नवंबर, वहां पर 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो ये अभी तक का पूरा डेट्स है। और इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जानकारियां दी, उसमें साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग ने जो SIR का पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। बावजूद इसके अगर किसी को अभी भी कोई शिकायत है तो जो नॉमिनेशन के पहले 10 दिन पहले तक भी उसमें कोई चेंज या रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पहली बार 90,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि जो वोटर्स हैं उनको कोई तकलीफ ना हो
कोशिश ये की गई है कि एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदार न पहुंचे, लेकिन जब ये पूरी नंबर्स आए हैं तो एवरेज जो है वो करीब 800-850 से ज्यादा मतदाता का नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि बिहार में जितने पुलिस बल हैं उससे ज्यादा पुलिस बल की बिहार में तैनाती की गई है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे तकनीक की भी सहायता ली गई है। जितने भी पोलिंग बूथ होंगे लाइव वेबकास्ट होंगे और वेबकास्ट के जरिए वहां पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो शिकायत पोर्टल है, शिकायत नंबर पर कोई कंप्लेन करता है तो 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो सीधे वो डीएम तक सीधे वो मैसेज पहुंचेगा और डीएम के स्तर के जो अधिकारी हैं वो उसको देखेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि पूरी तैयारी की गई है। इस बार जो करीब 3.92 करोड़ जो मेल वोटर्स हैं, पुरुष मतदाता हैं और 3.5 करोड़ के करीब महिला मतदाता हैं। खासतौर से नजर रखनी होगी महिला मतदाता पर कि महिला मतदाता किस तरफ रुख करती हैं, क्योंकि ये पहले चुनाव में कई बार उलटफेर कर चुकी हैं और इस बार 14 करोड़ नए जो मतदाता का नाम जुड़ा भी है, यानी कि यूथ वोटर्स हैं। तो ये सारी जो समीकरण है, अब जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि महिला मतदाता किधर गई, नए जो यूथ जुड़े वो किधर का पलड़ा किया है। तो कुल मिलाकर नतीजों चुनाव का ऐलान हो चुका है और 14 तारीख को बिहार के नतीजे आ जाएंगे। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं जेडीयू चुनाव में एनडीए की 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर रही है। लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में एनडीए चुनाव में जाएगा। इस तारीख का हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। 15 साल का लालू राबड़ी जी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का राज, उसके बीच में चुनाव होगा और हम 200+ सीट जीतेंगे। चूँकि उनके पास वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाने के अलावा कोई नारा नहीं है। हम चुनाव आयोग ने वोट चोरी नहीं किया है, हमने उनके जनाधार को ही चुरा लिया है, इसलिए वो परेशान है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री को बदलने का समय आ गया है। 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर बिहार चुनाव में उतरेगी। मुद्दे बिहार में बहुत हैं। मुद्दे बिहार में एक, जिस तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरह के खुलासे उप मुख्यमंत्री के विषय में आते हैं, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ कंट्रोल है नहीं, उनका कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, वो सामने दिख रहा है। और नौजवान वहां का बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत पीड़ित है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महिला सुरक्षा तार तार हो चुकी है। अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो बिहार की रणभूमि सज गई है। एसआईआर के बाद पहला चुनाव होगा बिहार का चुनाव और इसलिए काफी अहम भी माना जा रहा है। तो आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। बैटल ऑफ बिहार, चुनावी शंखनाद। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद एमपी के ड्रग कंट्रोलर आईएएस अफसर दिनेश कुमार मौर्य को पद से हटा दिया गया है। साथ ही 3 संबंधित अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के कुछ इलाकों में कफ सिरप में जहरीला पदार्थ मिला होने की वजह से
कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए। राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी उन कफ सिरप्स पर बैन लगा दिया है जिनसे बच्चे बीमार हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पूरे मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस डॉक्टर के यहाँ से दवाई खरीदी गई थी उसी के यहाँ उनको वो बच्चों के डॉक्टर भी है और कंपनी के स्टॉकिस्ट भी वही थे, मेडिकल स्टोर भी उन्हीं का नाम का, उनकी पत्नी के नाम का। इसलिए प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की है। दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं भी आज शोक व्यक्त करने भी आया और इससे जुड़े हुए जो पक्ष है हमने अपनी सरकार के माध्यम से मेडिकल इंस्पेक्टर, ड्रग से जुड़े हुए ड्रग कंट्रोलर को हटाया है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पे कार्रवाई करने के लिए बताया है। जो संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में जोश देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आज मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही। आईटी, फार्मा, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही। ऑटो, तेल, गैस, रियल्टी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं, जबकि मेटल, एफएमसीजी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। और अब बात इस साल के सबसे बड़े आईपीओ की। एनबीएफसी स्पेस की कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ आज से खुल गया है। पहले दिन आईपीओ 39% तक भर चुका है। इशू से कंपनी करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखती है। इसका प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए के बीच है। कैसा है टाटा कैपिटल का आईपीओ, कैसी है ये कंपनी, डिटेल बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, इशू साइज के हिसाब से अगर आप देखें तो चौथा सबसे लार्जेस्ट आईपीओ है और काफ़ी अवेटेड है। अगर आप देखें तो तकरीबन इसका जो ग्रॉस लोन बुक निकल कर आ रही है 2.3 लाख करोड़ के आसपास की है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी, यानी 25 से ज़्यादा की प्रोडक्ट ऑफरिंग है। और लोन अगर आप देखें तो 10,000 रुपये से लेकर 100 करोड़ तक के लोन्स ये देती है। और ओवरऑल अगर आप मिक्स देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप होम लोन्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो तकरीबन 17% है, टर्म लोन्स तकरीबन 16% आते हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कमर्शियल व्हीकल लोन्स है, यानी प्रोडक्ट ऑफरिंग अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नज़र आती है। अब खास बात ये कि अगर आप प्राइस टू बुक के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही पड़ती है। हालांकि बजाज फाइनेंस इसको थोड़ा सा प्रीमियम मार्केट देता है तो वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। लेकिन एक दिक्कत है कि अगर आप निम्स देखें, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के लिहाज से अगर आप देखें तो आईपीओ आपको थोड़ा सा सुस्त नज़र आएगा। हालांकि साइज़ काफ़ी बड़ी है इसकी। अगर आप यूएम के लिहाज से भी देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2.3 लाख करोड़ के आसपास का यूएम है, लेकिन मच अवेटेड है तो नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। टाटा कैपिटल के एमडी एंड सीईओ राजीव सबरवाल ने सीएनबीसी आवाज़ के साथ खास बातचीत में कहा कि पिछले कुछ सालों से कंपनी की ग्रोथ 25% से ऊपर रही है। रिटेल और एसएमई की ग्रोथ के मुकाबले टाटा कैपिटल की ग्रोथ बेहतर है। अगर मैं पिछले कुछ सालों की ग्रोथ देखूं तो ये हमेशा 25% से ऊपर रहे हैं। अगर आप इंडिया की आप ग्रोथ देखिए तो अगर 11% लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ थी, इस साल बिकॉज ऑफ जीएसटी कट सब लोगों ने बढ़ा दिया है, वो ग्रोथ 12 से 12.5% के आसपास होगी। उस सेगमेंट में भी अगर आप रिटेल और एसएमई को देखें उसकी ग्रोथ 17 से 18% रहती है क्रेडिट की, और हमारे लिए 88% ऑफ द पोर्टफोलियो इज रिटेल एंड एसएमई। तो इसलिए हमको लगता है पास्ट में हमारी ग्रोथ इस वजह से अच्छी रही है बिकॉज वो सेगमेंट्स में रहे हैं, और फ्यूचर में इंडिया की अपॉर्चुनिटी स्टिल स्ट्रांग रह रही है। हेल्थ केयर और हॉस्पिटल शेयरों में आज जोरदार तेजी रही। असल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस हेल्थ स्कीम के तहत इलाज की दरें बढ़ा दी है। क्या होगा इसका असर, पूरी डिटेल बता रही हैं विन्नी मोतीवाला। बिल्कुल, तो ये हॉस्पिटल्स की एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि ये वो लोग एक मेजर रिवीजन करेंगे उनके जो CGHS जो कहते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, उनके जो रेट आते थे पैकेज रेट, उनकी रिवीजन हो रही है। 2000 प्रोसीजर्स है जहाँ पे रेट रिवाइज होके अपवर्ड्स मूव हो जाएगा और ये अराउंड मोर देन अ डेकेड के बाद ये मेजर चेंज दिख रहा है इन सब की रेट्स में। तो ये हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। ये कब से इफेक्टिव होगा?
13 अक्टूबर 2025 से। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो ये बात करें तो काफ़ी सारे मेडिकल प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो मेडिकल, सर्जिकल प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट रीइंबर्समेंट जो CGHS की बेनिफिशरीज है उनको ये सब मिलता है। तो ये सब रेट्स उन्होंने रिवाइज कर दिया है। ऑब्वियसली इनके फर्दर डिटेल्स अभी भी बाकी है, बट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है, तो वहाँ पे जो पहले रेट था वो है अराउंड 1,46,000, अब इंक्रीज हो चुका है 2,36,000 के लिए। तो इससे क्लियरली क्या होता है, हॉस्पिटल्स के लिए क्या होगा, बेनिफिट बन जाएगा क्योंकि इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये अमाउंट उनको सेंट्रल जो CGHS स्कीम है उसके अंडर गवर्नमेंट से मिलता है ये अमाउंट। उसके अलावा क्या होगा, उनका प्रॉफिट्स, EBITDA परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव होगा, मार्जिन इम्प्रूव होगा और इन टर्न उनके EPS भी इम्प्रूव होंगे। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट बात करें कि कौन सी हॉस्पिटल्स को बेनिफिट होती है, तो अपोलो हॉस्पिटल्स के एक्सपोजर देखा 10% अपोलो हॉस्पिटल्स। फोर्टिस हेल्थ केयर की एक्सपोजर ओवरऑल है, ये सिर्फ CGHS नहीं, ओवरऑल जो PSU स्कीम्स है उसमें उनका 10% है अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस है 21%, मैक्स हेल्थ केयर 19%, नारायण हृदयला 19%, मेदांता 10% और यथार्थ हॉस्पिटल उनका सबसे बड़ा एक्सपोजर है, 37% एक्सपोजर है। ये सब जो स्कीम्स होती है, ओके, बट नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल स्कीम्स आर इंक्लूडेड है, बट उसमें भी काफ़ी बड़ा पोर्शन आ जाता है। तो इन सब हॉस्पिटल्स के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव बन जाता है। डैम कैपिटल ने ये भी हाईलाइट किया हुआ है कि ये ना उनके रेवेन्यू को अराउंड 2.5% हायर ले जाएगा, उनके रेवेन्यू को एज ऑफ नाउ इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, और ये फ्लो थ्रू हो जाएगा उनके EBITDA में, जहाँ पे उनको 10% इंक्रीज होगा EBITDA फ्रंट पे भी। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन EBITDA पॉजिटिव बन जाता है, इसीलिए आज हॉस्पिटल स्टॉक्स फोकस में। और इस हफ्ते Q2 नतीजों के सीजन की शुरुआत भी होगी। 9 अक्टूबर को TCS और टाटा एलेक्सी के नतीजे आएंगे। दूसरी तिमाही में IT सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं, बता रही हैं कंचन नौटियाल। जी डेफिनेटली, जिस तरीके से हमने Q1 में देखा था कि कहीं ना कहीं जो IT सेक्टर है उसके लिए एक पेन जो है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया था, लेकिन नुवामा का ये मानना है कि Q2 ऑनवर्ड्स हमें जो नंबर्स हैं वो स्टेबल साइड में आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं अब धीरे धीरे करके जो अपने दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं वो प्रेजेंट करने वाली है। Q1 में हमने देखा था कि जो टैरिफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी वो होवर होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं वेव ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कांस्टेंट करेंसी की बात करी जाए तो वहां पे हमें 0.5% से लेके 6% तक की ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है। इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा से भी अच्छे खासे नंबर्स की उम्मीदें जताई जा रही है। CC ग्रोथ की बात हुई है तो एक बार कांस्टेंट करेंसी नंबर कंपनी वाइज क्या एक्सपेक्टेशन नुवामा को है मैं आपके स्क्रीन पे ले आती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 1.8% टू 2% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। HCL टेक में 1.5% की, टेक महिंद्रा में 0.9%, TCS और विप्रो में भी हमें एक फ्लैट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं कांस्टेंट करेंसी के वो रोबस्ट साइड में देखने को मिल सकते हैं। कोफॉर्ज यहाँ पे टॉप पिक बना हुआ है 6% की ग्रोथ के साथ, और पर्सिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे हेक्सावेयर, LTIM और एम्फेसिस में भी अच्छा खासा रुझान हमें देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे गाइडेंस की बात करी जाए तो गाइडेंस भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल सकती है। मीडियम टर्म की अप्रोच देखी जाए तो जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स जो हैं वो स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो डील इनफ्लोज हैं वो भी अपने स्ट्रॉन्गर साइड में है, जिससे जो गाइडेंस है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट की उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये है कि जो H1B वीज़ा की फीस में हमने हाइक देखा है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो अभी भी थोड़ी बहुत टैरिफ को लेकर परेशानियां हैं वो भी हमें होवर होती हुई दिखाई दे सकती है। इन्फोसिस की अगर गाइडेंस की बात करी जाए तो 1 से 3% की, और HCL टेक के 3 से 5% की गाइडेंस देखने को मिल सकती है। टॉप पिक की बात कर लेते हैं तो इन्फोसिस, TCS, कोफॉर्ज, पर्सिस्टेंट, LTIM, एम्फेसिस इस टाइम पे नुवामा की टॉप पिक है, लेकिन जिस तरीके का हाल Q1 में था वो सुधरता हुआ नजर आ सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के कारण मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है। कई पर्यटक भी दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं। मिरिक और दूधिया के पास लोहे का ब्रिज भी टूट गया है। बंगाल के दार्जिलिंग समेत जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में
कल तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस साल 3 डॉक्टर्स को संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। अमेरिका के मेरी ई ब्रूंको और फेड रैम्सडेल और जापान के शिमोन साकागुची को नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें यह पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है। दिल्ली में देश का पहला डुअल चैम्बर लीडलेस पेस मेकर लॉन्च किया गया। ये डिवाइस बिना तार के सीधे दिल के एट्रियम और वेंट्रिकल में डालकर दिल की धड़कनों को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करता है। हाल ही में एक 83 वर्षीय बुजुर्ग मरीज पर इसका सफल इम्प्लांट किया गया। अब तक ये तकनीक केवल जापान, अमेरिका और चीन जैसे देशों में ही उपलब्ध थी। इसके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया केवल 30-40 मिनट में ही पूरी हो जाती है। पेसमेकर्स नॉर्मली उन्हीं में यूज होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल वायर्स हार्ट की खराब हो जाती हैं, जिनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, अनकॉन्शियस होकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में इन पेशेंट्स में हम नॉर्मली पहले कन्वेंशनल पेसमेकर्स लगाते थे जिसमें तारें होती थी, लीड्स होती थी। अब ये लीडलेस है, इसमें कोई लीड नहीं है, कोई तार नहीं है। ये दोनों कैप्सूल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसको कहते हैं आई टू आई कम्युनिकेशन। एक दूसरे को बताते हैं कि ले अब मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा काम ऑन। ऐसे रिलेट रेस की तरह वो खेलते रहते हैं। इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी लंबी है, 10 से 20 साल तक चल सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना यूज़ हुआ है, और बहुत बड़ा एडवांस है। हमने आज पहला यहाँ हिंदुस्तान का पहला आज मैक्स हॉस्पिटल साकेत में आज सुबह लगाया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप रहिए अपडेट, और अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी। नमस्कार।